देख रहा है भाई, ये बॉबी है। स्टार्ट वहीं से हुआ है वो, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है वो। अरे यार कहाँ रखे है ना, तो थोड़ा कष्ट बर्दाश्त करो। तुम भी रख लो ना अपना, उसको आगे कष्ट को आगे, मेरे पीछे गिर जाएगा। हाँ? नहीं तो इस पर टांग देते हैं। उसका आके मारने ले। बढ़ गया है उसी कि नॉर्मली छोड़ दिया। हाँ वही टेम्परेचर बढ़ाना यानी गर्मी ही होता है। 17 सही लग रहा है मेरा, बड़ा थोड़ा थोड़ा। सत्रह थोड़ा अच्छा से लिखा होगा आज, 4 पे है 8 से देख लो कि हर तरह के प्रोसेस में कितना कितना वर्क होगा वो निकालना है। हालांकि एक और 2 प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक भी है और एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इन दोनों का वर्क तो है बाद में।
देख लिया तो लिखो, फिर क्वेश्चन देख लो। अब हो गया। वर्क डन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कुछ लिखा उठा दिया क्या कि लिख लेंगे कि इन ए सर्टेन प्रोसेस ऐसा करके नहीं ना आया on ideal gas, pressure changes with volume. H. P is equal to 6 V square. Point. Work done by gas to increase its volume अरे पेट्रोल पंप पे भराएगा और कहाँ भरा सकता है from दूर G1 बराबर 2 मीटर टू V2 बराबर 4 मीटर। सॉल्व करो क्वेश्चन। देख लेते हैं, सबका आंसर आने दो। और किसी का आया? देखो वर्क डन का जो मोस्ट जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेट ऑफ पी डीवी, तो प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है 6 V स्क्वायर इंटू डीवी, और इसका यूनिट पुट कर लो 2 से लेके 4, तो 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये क्यूब बाई 2 से 4 2 टाइम्स ऑफ 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये आ रहा 108। 64 में से 102 ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये जो इंटीग्रेट पीडीवी है ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, ये हर तरह के प्रोसेस में वर्क निकालने के काम आता है। और एक क्वेश्चन बनाओ। Find work required to compress the gas from 400 cc to 200 cc at
constant pressure of 2 atmosphere. इसका आंसर दिखाओ। सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? 400 जूल। एटीएम लीटर उसको कन्वर्ट कर लो, उसको जूल में ही ऑप्शन दिखेगा, जूल में कन्वर्ट कर लो। एटमॉस्फेयर में लगभग 10 to the power 5 से गुना करना पड़ता है। 1.01 into 10 to the power 5 को चलिए डायरेक्ट 10 to the power 5 ही मान लीजिए, और जो क्यूबिक सेंटीमीटर है उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेगा तो 10 to the power -6 से करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन बनाने पे इसमें बहुत ध्यान दो। 40 देख लेते हैं, अभी भी ज्यादा ही लग रहा है लेकिन मे भी हो सकता है। देखो, फॉर कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, तो 2 गुना 10 का पावर 5, ठीक है, ओके, इनटू 400 माइनस 200 इंटू 10 to the power -6, ठीक है, 40 जूल आ रहा है, 40 जूल। इसको प्लस 40 जूल कहेंगे। इस वर्ड पे ध्यान देना, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड। वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्रेस का ये मतलब हुआ कि गैस के द्वारा अगर वर्क पूछा जाता ना तो निगेटिव वाला ऑप्शन मारना पड़ता, लेकिन वर्क रिक्वायर्ड का मतलब एजेंट के द्वारा कितना वर्क किया गया है वो पूछ रहा है, तो उस केस में फिर प्लस साइन लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, मान लो इधर और टेम्परेचर ले लेते हैं और इधर प्रेशर ले लेते हैं, और एक ऐसा सिचुएशन है। ए बी 300 केल्विन 400 केल्विन और 4 एटमॉस्फेयर। If n बराबर 2 moles of an ideal gas is ideal gas undergoes process AB, find work done by the gas. If 2 moles of an ideal gas undergoes process AB, find work done by gas in the process. ये आर के टर्म में बता दो, आर का वैल्यू तो 8.2 जूल कुछ तो पुट कर सकता है ना, 8.314, हाँ 8.314, लेकिन आर के टर्म में जवाब दे दीजिए 200, ठीक है। यानी देखने से पता चलना चाहिए कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल 200 आर नहीं आएगा अच्छा, 200 nRT ln
अच्छा ये आइसोबारिक प्रोसेस है, हाँ आइसोबारिक प्रोसेस है, हाँ प्रेशर। Process zone is isobaric. Therefore, W का वैल्यू वैसे होता तो है P डेल्टा V, लेकिन अगर व्यवस्था इसका नहीं हो पाया तो N R डेल्टा V से भी काम चलता है। 2 into R into 100, 200 R. ये आइसोबारिक है, कैसे पता चला? ये आइसोबारिक डेल्टा टी के टर्म में दिया है और आई को इक्वल तो टी के टर्म में दिया है। ये तो फिर नीचे वाला पी दिया हुआ। हाँ, के किसका टर्म है? ये भी तो आइसोबारिक है। एक और इक्वेशन होता है। कौन सा प्रोसेसर आएगा? किसी भी लड़का को कोई कंफ्यूजन हो, देखो ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, मतलब इसमें फॉर्मूला में जितना अच्छा कंट्रोल रहेगा वो समझ भी आएगा, बनेगा भी कुछ। KTG भी हो चाहे ये भी हो, तो फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। आइसोथर्मल कैसे होगा? क्या लिखा हुआ है? क्या आपका खर्चा भी था? हाँ इलेक्ट्रिक में तो आएगा ही है, जिसका जैसा फॉर्मूला 600 R 1/2 1/3 का मतलब निगेटिव भी होता है, सब नेगेटिव वर्क डन बाय द गैस होगा। देखो यहाँ पे हम लिखे नहीं है फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस ए बी, तो बाय डिफॉल्ट वर्क डन बाय द गैस ही होता है, वर्क डन बाय द गैस। तो आंसर में प्रोसेस इज आइसोथर्मल फॉर विच W is equal to nRT/ln of V2 by V1 भी कह सकते हो, and that is equal to nRT/ln P1 by V2। 2 by 6 is equal to minus 600 R ln 3। सब गाड़ी का शीशा काला है, कैसे चलता है वो समझ पड़ता है। इसके लिए इतना Fine, work done by gas in the process zone। थर्मोडायनेमिक्स रूल सब पढ़ना पड़ता है, एक बार पढ़
टू पी नॉट ओके। क्वेश्चन का एक लाइन खींचो उधर आंसर बोल। फोर प्लस टू 6 हो गया, सम ऑफ साइड्स पैरेलल साइड्स और इनटू हाइट हो जाएगा 2 6 पे नॉट आएगा, 6 पे नॉट आएगा। लापरवाही का नतीजा। कैसे निकलेगा वर्क डन? एरिया ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों का एरिया लेना पड़ेगा। इसका भी एरिया A1, इसका भी थोड़ा सा पहले से केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने में भी चल जाता है। तो देखो फॉर पीवी डायग्राम में ही ये एप्लीकेबल होता है। और पीवी डायग्राम वर्क डन बराबर एरिया अंडर कर्व बराबर A1 प्लस A2 बराबर हाफ इंटू बेस हो जाएगा 3v0 माइनस v0 इंटू हाइट 4v0 माइनस 2v जो 2v0 3v0 बराबर 2p0 v0 और जो 4v0 6p0 दोनों का एरिया लेना होता है, जो पूरा एरिया ऑन v एक्सिस ये पूरा। और क्वेश्चन देखिए, एक्स सब पीवी डायग्राम लेना है, पीवी डायग्राम मीटर क्यूब में मान ले हम लोग, यहाँ पे मान लो 4 मीटर क्यूब और ये 2 ये 6 A, B, C चलो इसका नाम बताओ। Find work done by gas in semicircular process A, B, C. Solve it. ये कैसे
तो ये 4 प्लस ये प्लस 5 ये प्लस 5 आ गया ये पाई, हाँ 2 पाई, ठीक है। तो इसमें भी एरिया अंडर द कर्व ही डालेंगे, तो एरिया उसका निकालना पड़ेगा, तो 2 पाई ही निकलेगा। ये अच्छा ये देखो, इसमें वर्क फ्लो निकाला कैसे, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं। देखो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो वर्क कैसे होगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है तो प्रोसेस आइसोकोरिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। प्रोसेस अगर इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम होता तो प्रोसेस को आइसोकोरिक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कि एकदम एक सील बंद कंटेनर के अंदर अगर हम कोई प्रोसेस करते हैं तब हम लोग उसको आइसोकोरिक करते हैं। तो वॉल्यूम का वैल्यू पहले घटा है और घट के फिर उतना ही हो गया है, तो हम लोग उसको आइसोकोरिक नहीं कर सकते। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंदर है ना, तो यहाँ पर मामला डिस्टेंस वाला होता है। अगर हम कहें कि हम जहाँ से चल के आए हैं वापस वहीं पहुँच गए तो हमारा डिस्टेंस का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। डिस्टेंस तो होगा, भले डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो अगर हम तुमको ये कहें, कंफ्यूज करेंगे, एक्चुअल में आईटी एडवांस में मोर देन वन ऑप्शन होता है ना, एक ही में 2-3 ऑप्शन करेक्ट होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सारा पॉइंट दबा हुआ था उसमें, ये उसी का क्वेश्चन है। तो उसमें आप मान लीजिए कि अगर हम पहले यहाँ से जा रहे हैं, वॉल्यूम घटता है, यानी पहले कंप्रेशन होता है और फिर एक्सपेंशन होता है। तो कंप्रेशन में जितना वॉल्यूम का चेंज आया है, एक्सपेंशन में भी उतना ही वॉल्यूम का चेंज आया है। तो उसके हिसाब से वॉल्यूम का वैल्यू 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें 0 नहीं है। का है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर वर्क 0 तब होता है जब वो कंजर्वेटिव फोर्स हो, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो तो वर्क 0 नहीं भी हो सकता है। तो इस केस में यहाँ देखो तो तुमको पता है कि ए से लेके बी तक जाते जाते तक में कंप्रेशन वाला मामला है। तो देखो इस ब्लैक कलर से जो हम ए कर रहे हैं स्टैटिक, वो निगेटिव वर्क देगा, और बी से लेके सी तक एक्सपेंशन का मामला है। तो बी से सी में जैसे कैसे अभी उस क्वेश्चन में बनाया, तो उस क्वेश्चन में ए बी प्रोसेस में तुम ये वाला भी एरिया लिया और नीचे वाला भी एरिया लिया, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बीसी प्रोसेस से वर्क निकालोगे तो इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया लेना पड़ेगा। तो देखो ये हम डिफरेंट कलर से इसका ऐसे शेडिंग कर रहे हैं। तो ए बी में ब्लैक कलर का वो कंप्रेशन है तो निगेटिव वर्क डन हो गया। बीसी में ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर में इतना तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्लू कलर पॉजिटिव है क्योंकि बीसी एक्सपेंशन का मामला है। तो एबी में कंप्रेशन और बीसी में एक्सपेंशन ये वर्क को कैंसिल कर देगा, आप इतना दूर तक भूल जाइए। तो सिर्फ इतना सा वर्क जो इसके अंदर का एरिया आ रहा है वही एरिया एक्चुअल वर्क देगा, समझो। इसको ऐसे भी कह सकता है कि कोई भी पीवी डायग्राम में अगर प्रोसेस हो बच्चा, तो उसका अंदर चाहे किसी भी शेप का साइकिल हो, जैसा भी हो, अगर क्लोज साइकिल है ना, तो उसके अंदर का जितना एरिया होता है ना वही एरिया नेटवर्क डन देता है। तो देता है कि नहीं, सब लोगों को मालूम भी है। तो तुम क्या करो कि इसको ऐसे जोड़ दो आपस में। तो अब तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में होने का मतलब जहां से चल के आए वापस वही आ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का जो एरिया है वो वर्क दे देगा। लेकिन ये जो हम लोग अलग से एक प्रोसेस सीए जोड़े हैं वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क नहीं होता है। तो समझ लो कि हम लोग किसी चीज को 0 जोड़ दिए हैं, तो किसी चीज में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कम से कम 0 जोड़ने से फायदा तो हुआ। अब हमको ये एक साइक्लिक प्रोसेस तो दिख रहा है। तो पीवी डायग्राम पर अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन उसके एरिया अंडर द कर्व होता है। तो से याद रखना चाहिए। तो चलो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग आंसर में लिख लें कि अच्छा एक लाइन वो हम जरूर लिख देते हैं कि हाउएवर इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, however initial and final volume is same, but process is not isochoric. लिख लेंगे वर्क डन इन ABC बराबर एरिया अंडर
BC माइनस एरिया अंडर AB बराबर एरिया ऑफ ABC। देख वो लिखवा दे, मतलब BC का एरिया पूरा B एक्सिस पे देख लो, AB का एरिया पूरा B एक्सिस पे देख लो, तो बचेगा क्या ABC के अंदर का एरिया बराबर एरिया ऑफ हाफ सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बराबर पाई R स्क्वायर बाई 2। इसका भी R लिखने में एक चालाकी है, एक रेडियस लेना चाहिए वॉल्यूम एक्सिस का और एक रेडियस लेना चाहिए प्रेशर एक्सिस का, ऐसा लेना चाहिए। कारण क्या है कि वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट ना डायमेंशनली जूल देता है, दोनों वॉल्यूम एक्सिस का नहीं लेना चाहिए, दोनों प्रेशर एक्सिस का नहीं लेना चाहिए। हालांकि दोनों पे वैल्यू बराबर है तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो रेडियस ऑफ वॉल्यूम 4 - 2 और रेडियस ऑफ प्रोसेस 10 - 6 में 2 सेंटीमीटर। क्या 10 - 6 तो डायमीटर आ गया ना, इसका वैल्यू कितना बता रहा था 2 2 4 2 पाई जूल। अच्छा ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो एटमॉस्फेयर इनटू मीटर क्यूब। अब देखो एक कंप्लीट सर्किल वाला भी है, तो उसको बना लेगा ना कंप्लीट सर्किल वाला। मान लो यहाँ से एक और ऐसा, ये मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है कंप्लीट सर्किल। ऐसे का भी किताब देखेगा तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसमें कितना वर्क हो, तो इसमें हाफ लिया था, इसमें पूरा पाई R स्क्वायर लेगा, सब हो जाएगा। देखो अब एक लाइन में थोड़ा सा ग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखना है, लेकिन फिर भी हम एक बार लिखवा देते हैं तुमको याद कर देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेस के ग्राफ, पीवी डायग्राम, टीवी डायग्राम। फर्स्ट में लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट, वो ऐसा दिखेगा। अगर मान लो कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखेगा तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर मान लो पीटी डायग्राम में दिखाना है आइसोकोरिक प्रोसेस को, तो फिर तुमको ये आइडियल गैस इक्वेशन का बदल देना पड़ेगा, P = NR/V × T, सिमिलर टू Y = mx। Y एक्सिस के जगह पर प्रेशर है और X एक्सिस के जगह टेम्परेचर है, और ये उसका स्लोप है विद स्लोप M = NR/V। इसका मतलब क्या समझ गया बच्चा? इसका डायग्राम कैसा होगा? नहीं समझ आया? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। समझा? अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है और पीटी डायग्राम में दिखाना है तो वॉल्यूम जो ना इधर है ना इधर है, पता लगाना तो मुश्किल है। तो तुम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का एक इक्वेशन लिखो, इक्वेशन से एक फंक्शन बनाओ। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एन आर और वी सब कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कांस्टेंट स्लोप के जैसा लग रहा है, और ये y = mx है, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर थीटा भी दिखा सकता है, थीटा, और विद स्लोप tan थीटा बराबर m = NR/V।
इससे क्या पता चला कि स्लोप का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम घटते जाएगा। ये नीचे है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हम लोग देख रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब एक बार फिर से कि इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर सेम हो जाए तो वो आइसोबारिक नहीं कहलाएगा। हमेशा प्रेशर कांस्टेंट में, देखते हो यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर हम कहें कि देखिए ये भी वही वॉल्यूम था, ये भी वही वॉल्यूम था, जहां से चले वापस वहीं आ गए तो प्रेशर सेम होगा, नहीं वॉल्यूम सेम होगा, आइसोकोरिक होगा, नहीं ये आइसोकोरिक है, यानी हमेशा वॉल्यूम कांस्टेंट, घटता बढ़ता नहीं है। तो वही लाइन एक बार फिर से लिख ले कि प्रेशर remain constant during entire process. Pressure remain constant during entire process. देख लो, मान लो यहाँ पर अगर हम लोग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा दिखेगा कि अब मान लो कि वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर ग्राफ या प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ देखोगे तो ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ देखो तो PV बराबर NT, V बराबर NR by P into T। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन with slope tan theta NR by P। ऐसा एक डायग्राम दिखा लो, थोड़ा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लगाना पड़ता है। ऑरिजिन ऑरिजिन थर्ड में ले लें आइसोथर्मल प्रोसेस। T बराबर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो देखो अगर यहाँ पर मान लें कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ले लें तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ले लेगा तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग PV डायग्राम ले लेते हैं, PV बराबर nRT और PV बराबर कांस्टेंट, सिमिलर टू XY बराबर कांस्टेंट, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऐसा ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का हो जाएगा। ए से लेके बी तक ले जाया जाए, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस।
तुमको टेम्परेचर कांस्टेंट है और ग्राफ में टेम्परेचर एक्सिस नहीं दिख रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा उसको जानिए। किसी के लिए भी, आइसोकोरिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, टेम्परेचर ग्राफ अगर खींचना चाहते हो, टेम्परेचर नहीं दिख रहा है एक्सिस पे, तो तुमको आइडियल गैस इक्वेशन का मदद लेना पड़ेगा। पेज भर गया। बस भरने वाला है, 2 पेज बाकी है। लिखवाता है चुटिया। सही बात है, नहीं है होता है। ऐसा दोनों सेम सब्जेक्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चन जो ग्राफ पे करना पड़ेगा। ग्राफ का विषय बहुत ब्रॉड है, क्वेश्चन खूब पूछता है ग्राफ। तो देखो एक क्वेश्चन निकाल के बताइए आंसर। 2 नंबर 3 नंबर पूछता है। मान लेते हैं कि पीटी डायग्राम है और एक ऐसा प्रोसेस दिखाते हैं। प्रोसेस है ए और बी। हाउ वॉल्यूम चेंजिंग, हाउ वॉल्यूम is changing, increasing or decreasing. In process AB. AB प्रोसेस में वॉल्यूम का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अभी जो ग्राफ बताया बच्चा उसको ध्यान से देखेगा ना, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता तो गारंटी के साथ उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन नहीं है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो फिर वॉल्यूम का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज कैसे निकालेगा? हाँ, स्लोप से। ठीक है, वो सबसे सही है अप्रोच, सबसे अच्छा अप्रोच है। इसके अलावा बाकी सब पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। देखो एक लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर ले और एक लाइन इस जगह से ड्रॉप कर लिया जाएगा, तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है वो तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है और उसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। स्लोप के बारे में विचार करिए। स्लोप, चलिए ये थीटा मान लेते हैं, इसका नाम थीटा ए कर लेते हैं और इस बड़े वाले का नाम थीटा बी कर लेते हैं। तो देखो तुम ये कैसा एक्सिस है, पी टी एक्सिस है, तो इसको y समझो, इसको x समझो। तो y बराबर mx लिखना होता है, लेकिन m की जगह पर हम जानते हैं कि nr t बाई v होता है। ऐसा स्ट्रेट लाइन का nr बाई v होता है। इस स्लोप को देखो जरा सा, तो a पॉइंट पर जो स्लोप बना है थीटा a वो छोटा है और b पॉइंट पर जो स्लोप बना है वो बड़ा है। तो अगर b का स्लोप बड़ा है, b का स्लोप बड़ा है, तो इसका मतलब b का वॉल्यूम छोटा होगा। तो वॉल्यूम a का बड़ा है और b का छोटा है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, हम इसी हिसाब से लिखवा भी देते हैं। स्लोप के अलावा बाकी तुम कोई उपाय लगाएगा तो जल्दी नहीं पकड़ में आएगा। ऐसा फिगर में दिखा लीजिएगा आंसर में, फॉर पीटी डायग्राम for PT diagram, P is equal to NR by V into T, where slope
tan थीटा बराबर NR by B. Here theta B is more than theta A. Therefore, VB is less than. Volume based equation. This is P6. सिक्स का दूसरा नाम क्या लिखा है? देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इन सर्टेन प्रोसेस, या ऐसा कर लें हम लोग पीवी डायग्राम of a certain process is a straight line passing through origin. ये देखो बड़ा क्या बोलता है, साथ लेके जा Draw वाले तो इसमें बैठना चाहिए जाए PV diagram लेकिन अगर 8 बड़ा अगर रख रहा है तो पूरा रोक जाए of the process. इस क्वेश्चन को प्रॉपर बनाओ. रेडी है एसी का फैन स्पीड ज़्यादा है धूप नहीं है सर्दी कैसे हो गया था हो गया नहीं क्या? आइडियल गैस है, इसका ध्यान रखना. देखो ये जानते हो कि हम लोग क्वेश्चन एक तरीके से ये नहीं समझो कि हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं. जस्ट लाइक तुम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो. स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, लाइक दैट. ये एक प्रोसेस है. क्वेश्चन में कह रहा है कि हम ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑफ ए पीवी डायग्राम. समझा? तो y बराबर mx के जैसे फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो y बराबर m इंटू एक्स की जगह चलो v कर लेते हैं. अब हमको कह रहा है इसको टीवी डायग्राम में निकालने के लिए. तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम कैसे वेरी कर रहा है इस पर विचार करना पड़ेगा. तो हमको जानते हैं कि पीवी बराबर nRT होता है. तो हमको टीवी चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए. हटाइए प्रेशर को. इम्प्लाई दैट एम भी गुना भी बराबर nRT. तो यहां से T बराबर m बाई nR गुना v स्क्वायर. ये देखा आया फंक्शन. ये किस चीज का इक्वेशन है? अगर टेम्परेचर वर्सेस एक्स, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम रखे तो पैराबोला नेगेटिव में जाता नहीं है, ऑरिजिन पे भी नहीं जाता है. तो ऑरिजिन को थोड़ा छोड़ के पैराबोला लेगा वो. तो वॉल्यूम नेगेटिव में तो नहीं लगता यार. दैट इज पैराबोलिक. पैराबोलिक. अब अगर इसका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ खींचना है तो ये तो भाई यहां से पैराबोला लेगा ए बी. हम लोग ऑरिजिन नहीं जा सकते, नेगेटिव भी नहीं जा सकते. यहां से इसको इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे वर्कबुक में दिया हुआ है लेवल 1 में. तो अगर तुम कहो तो क्वेश्चन लेके बता दें.
याद तो नहीं है किसके किसके वर्सेस है, लेकिन इसमें एक का जवाब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है इसका जवाब। तो लोग बनाना उसका देख लेते हैं, नहीं बनेगा तो देखा जाएगा। अपने से बनाना उसमें ग्राफ है, 5-7 क्वेश्चन है लेवल 1 में, सारा मिला के 5-7 क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम में। अब हम लोग बस एक लाइन में लिख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप कोई सा भी एक ऐसा सिस्टम दिखा लीजिए और इसमें हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू और ये डब्ल्यू। गैसियस सिस्टम जिसके की इंटरनल एनर्जी में चेंज डेल्टा यू। पहले ही दिन बताए थे तुम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग फिजिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें कोई मशीन होता है और उस मशीन में गैसियस सिस्टम होता है। वो गैसियस सिस्टम हीट एनर्जी लेता है और वर्क करके देता है। जैसे जितना भी कार है, गाड़ी है, मोबाइल है, ये सॉरी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जितना भी वो सब इसी प्रोसेस से चलता है। पेट्रोल के दम पे उसको हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं पेट्रोल के कंबसन से, और उसके अंदर का जो सिलेंड्रिकल पिस्टन होता है वही वर्क करता है, जिससे काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। तो देखो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे है ना। अगर हम किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देंगे तो उसका एक पार्ट उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा और एक पार्ट वर्क करने में यूज होगा। तो लिख लिया जाए, इफ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, delta U increase in change or change in internal energy, W बराबर work done by the system, then according to first law of thermodynamics, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इसको हम लोग ना डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका साइन आपको लिख लेना चाहिए। देखो बोलो डेल्टा क्यू का वैल्यू कब पॉजिटिव होता है? हाँ, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट और हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। डेल्टा क्यू का वैल्यू निगेटिव कब होगा? इफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। डेल्टा यू का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। W का वैल्यू पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन
और नेगेटिव और कंप्रेशन। इस साइन को भी थोड़ा विशेष रूप से तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका 4-5 करोड़ बेस वेरिएंट मिल जाता है। इतना भी ज़्यादा नहीं लूट कर रखा है। देख लिया पूरा, देख लो। तुमको इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। फिजिक्स में जो है ना, ऐसा पहले माना जाता था कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अगर किसी सिस्टम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये बाहर की तरफ मूव करके हमको वर्क करके देता है, और ये एक उसके लिए गैस यूज करना पड़ता है, गैसियस सिस्टम। तो समझ लेना कि हम लोग जब भी कभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है। आप जैसे हीट एनर्जी देंगे इधर से, उसका जो पिस्टन भागेगा, तो आप वो एक मशीन हो गया और ये इनपुट के फॉर्म में हो गया जिसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इसका पिस्टन आउटपुट के फॉर्म में है जो मैकेनिकल एनर्जी या कहो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमको दिख रहा है। तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही चाहता है कि हमारा जो हीट एनर्जी दिया हुआ है उसका एक हिस्सा गैस अपने आप को गर्म करने में यूज होता है, और दूसरा हिस्सा एक पिस्टन को भगाने में यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में यूज होता है। ठीक है, तो देखिए इसी से ये बना है। हम लोग हीट एनर्जी दिए, कुछ काम करने के लिए यूज हुआ और कुछ टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज हुआ। अब यहाँ से और भी चीज हमको, इसका जो भी पार्ट है ना, इसी का तैयारी हम लोग शुरू से कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का नाम भी है, तो उसमें से वर्क का तैयारी लगभग कर ली है। कोशिश किए हैं कि हम हर तरह के प्रोसेस में वर्क बता दें। आइसोथर्मल, इडियाबैटिक, आइसोबारिक, दो प्रोसेस है जो छोड़े हुए हैं वर्क का, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और एक इडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको लास्ट में पढ़ेंगे। और अब डेल्टा यू के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होता है, और डेल्टा क्यू के बारे में उसके पहले पढ़ाएंगे। डेल्टा ए डब्ल्यू हो गया है, डेल्टा क्यू पढ़ाने जा रहे हैं, और डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू देखो कितना आसान है। हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़े ना, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू एमएस डेल्टा थीटा पढ़े थे ना। तो एस क्या था वहाँ पे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो सॉलिड और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस लगता है, लेकिन गैसियस सिस्टम के लिए वो मोल में नापा जाता है ना। वहाँ पे एम एस में एम मास था, लेकिन गैस को मोल में नापा जाता है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिंपली मोलर हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं, समझो। तो मोलर हीट कैपेसिटी में उसमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या बताना है कि डेल्टा क्यू का वैल्यू जैसे वहां पे एम एस डेल्टा थीटा होता था, तो यहाँ एम काम ना करके यहाँ पे डेल्टा क्यू का वैल्यू एन सी भी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी होगा। एन सी भी डेल्टा टी या सी भी नहीं कहे, एन सी डेल्टा टी, यही है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू देखो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यही पढ़ना है हम लोग। यहाँ पे जैसे पढ़े थे एस का वैल्यू 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी को अब इस फॉर्म में पढ़ना है 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना। तो अब इसमें थोड़ा समस्या क्या है कि ये बड़ा सिंपल टॉपिक था कैलोरीमीटर, लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि
जो हीट सप्लाइड है इसका क्या डेफिनेशन है, एन का वैल्यू 1 मोल रख दें और डेल्टा टी का वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो ये 1 मोल और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सी का वैल्यू डेल्टा क्यू के बराबर हो जाएगा ना। यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उतने हीट एनर्जी के बराबर है जो हीट एनर्जी 1 मोल गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि गैस बड़ा सेंसिटिव होता है, मतलब अगर तुम डिफरेंट प्रोसेस गैस पे लगाते हो, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक, तो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग अमाउंट का हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। ऐसा क्या मतलब हो गया कि हम लोग अगर लोहा है ना, लोहा, तो लोहा को आप गर्म करिए, तो मान लो कि हमारे पास इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा है कि 10 जूल एनर्जी देते देते उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। तब तुम क्या करो कि लोहे को बहुत हाई प्रेशर पे रख दो, या लोहे का कुछ बाहरी फिजिकल जो टर्म्स कंडीशन है वो बदल दो, कहीं भी ले जाओ, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी इनिशियल टेम्परेचर पे हो, अगर हम उसको 10 जूल का हीट एनर्जी देंगे ना, तो हमेशा उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन गैस के मामले में थोड़ा अलग केस है। कैसे, देखो तुमको बताते हैं। ये मान लीजिए गैस सिस्टम है और ये पिस्टन है, स्मूथ पिस्टन है, और इस गैस को हम इधर से हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो आप अपने ध्यान में ये इक्वेशन जरूर रखिए कि हमारे दिए हुए एनर्जी को वो 2 पार्ट में यूज करता है। तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं कि इस पिस्टन को हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि नहीं, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क नहीं होगा और हमारा दिया हुआ सारा का सारा एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के काम आएगा। तो मान लीजिए कि डेल्टा क्यू अमाउंट का वैल्यू 10 जूल देते देते उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। यानी कि हमारा दिया हुआ सारा का सारा एनर्जी इसका वर्क में खर्च नहीं हुआ, बल्कि टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च हुआ, और तुरंत उसका टेम्परेचर 10 जूल देते देते उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। अब हम वही गैस एक दूसरे सिचुएशन में लेते हैं जिसमें मान लो ये पिस्टन को थोड़ा फ्री कर देते हैं। फ्री होने की वजह से ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा ये ऊपर भाग जाएगा और हमेशा प्रेशर को मेंटेन रखेगा। यहाँ पर अगर हम वेल्डिंग कर दिए थे तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस हो गया था, तो वर्क नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार आइसोबारिक प्रोसेस है और हम हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो जैसा इसमें हुआ था कि 10 जूल का हीट एनर्जी देते देते टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया था, तो अगर तुम ये भी सोचते हो कि यहाँ पर भी 10 जूल का हीट एनर्जी देते देते टेम्परेचर का वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पर इसको वर्क भी करना है। तो तुम अगर इसको 10 जूल का हीट एनर्जी दिया है ना, तो हो सकता है कि 6 जूल का वो टेम्परेचर बढ़ाने के काम में लाया हो, लेकिन 4 जूल का वर्क भी कर दिया हो। तो अगर 10 जूल से टेम्परेचर इस गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, तो 6 जूल से इसका टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा होगा। यानी कि इसका टेम्परेचर अभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से नहीं बढ़ा होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो हो सकता है कि 10 जूल के जगह पर अगर हम 20 जूल देते हैं, या मान लो 16 जूल का एनर्जी देते हैं, तो 16 जूल के एनर्जी में 10 जूल वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के काम करता है, और यहाँ पर जो 6 जूल है वो वर्क के लिए काम करता है। तो 10 जूल जब हिस्सेदारी ये पहुंच जाएगा, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ेगा। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि 10 जूल का जरूरत था यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, लेकिन जब प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो 10 से ज्यादा 16 जूल का एनर्जी का जरूरत पड़ने लगा उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री। तो अब अगर हम इसको कोई और भी दूसरे प्रोसेस में लेके जाएंगे तो इसका वैल्यू बदलता चला जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस डिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि खाली ये लिख देना ठीक नहीं है, बल्कि हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू निकलेगा। क्या तो लिख लिया जाए, एक लाइन में एक हेडिंग दे दो, लिख दो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या सिंपली मोलर हीट कैपेसिटी लिख लेंगे। मतलब इट इज डिफाइंड एज heat required
it is defined as heat required to increase temperature of 1 mole of given gas by 1 degree centigrade. 1 mole of given gas by 1 degree centigrade. Full stop. But gaseous system is very sensitive against pressure and volume changes. But gaseous system is very sensitive against pressure and volume changes. Against pressure and volume. Full stop. Hence, in different processes, different amount of heat energy is required. Hence, in different processes, different amount of heat energy is required. Full stop कर लियो. So, molar specific heat capacity. So, molar specific heat capacity is process dependent. Hence, लिखो for any process K. मतलब कोई भी XYZ के नाम लिख देते हैं प्रोसेस का. CK is equal to 1 by N delta Q K by delta T. ऐसे लिख लो. यहाँ से imply that delta Q K बराबर N CK into delta T. ठीक है. तो हम बता रहे थे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म है उसी तीनों के बारे में पढ़ाना है. तो वर्क डन के बारे में पढ़ा दिए और मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी पढ़ाने का मतलब हो गया कि हम डेल्टा क्यू का वैल्यू भी पढ़ा दिए. क्या पढ़ाए कि जिस प्रोसेस में आपको हीट सप्लाई निकालना है उसी प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही डालना पड़ेगा. तो उसमें 2 बड़ा वेल नोन है प्रोसेस. एक है आइसोबारिक, एक है आइसोकोरिक. आइसोकोरिक के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए इसको हम लोग सीबी बोलते हैं और आइसोबारिक के लिए इसका नाम सीपी बोलते हैं. तो सीपी और सीबी का वैल्यू लिख लिया जाए. लिख लेंगे हम लोग. फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस लेट CK is equal to CV. Therefore, delta Q is equal to N CV delta T. डेल्टा क्यू आइसोकोरिक. तो समझ लो आइसोकोरिक के लिए हम लोग पढ़ लिए. इसको फॉर्मूला के जैसा भी लिख सकता है. समझ में आया? अच्छा, और ये देख लो. अब अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क 0 होता है ना. तो जो डेल्टा क्यू होगा वही डेल्टा यू भी होगा. तो देख लो. बट W is equal to 0 for constant volume.
hence but W is equal to 0 for constant volume, hence delta Q is equal to delta U plus W gives NCV delta T is equal to delta U plus 0. Therefore, delta U का वैल्यू NCV into delta T. इसको आप लोग थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं और U बराबर NCV इंटू टी ऐसे भी लिख दो, तो इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं। U बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे भी हम लोग अगर एब्सोल्यूट 0 केल्विन है तो मान लेंगे कि वहां पे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 0 है। केमिस्ट्री में शायद ऐसा नहीं था लिखा हुआ, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ऐसा लिखते हैं। टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा उसका इंटरनल एनर्जी उतना ही, एब्सोल्यूट 0 पर इंटरनल एनर्जी को 0 मान लिया जाएगा अगर आइडियल गैस है तो। अब इसमें तुमको एक और चीज ध्यान देना चाहिए, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में जब पढ़ा हुआ है तो उतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना, और टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो स्टेट फंक्शन होने की वजह से किसी भी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही लगेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, या चलो ना ऐसे एग्जांपल देखो ना, मान लो ये पीवी डायग्राम हम ले लेते हैं और इसमें ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है। ए स्टेट का टेम्परेचर मान लो टी ए का वैल्यू 300 केल्विन है और बी स्टेट का टेम्परेचर 400 केल्विन है। तो ए से बी तक हम आइसोथर्मल प्रोसेस से, या मान लीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस से जा रहे हैं, या मान लो आइसोकोरिक तो नहीं है तो चलो मान लो कि हम ऐसे प्रोसेस से जा रहे हो, या हम ऐसे प्रोसेस से जा रहे हो, या ऐसे प्रोसेस से जा रहे हो, या कोई ऐसे प्रोसेस से जा रहे हो, किसी भी प्रोसेस से जा रहे हो अगर, तो ए से बी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो डेल्टा टी का वैल्यू है, वो हर केस में सेम ही होगा। इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सारे केसेस में सेम होगा। क्या बताए, समझ में आया कि हम लोग जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, डेल्टा क्यू का वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, इसमें सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत किए थे और हर तरह के प्रोसेस में डब्ल्यू पढ़ाए तुमको, एक्सेप्ट 2 प्रोसेस छोड़े हुए हैं, वो बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन डायग्राम बना करके भी बताए और फंक्शन दे करके भी बताए कि डब्ल्यू का वैल्यू अलग अलग केसेस में कैसे निकलता है, पीवी डायग्राम में कैसे निकलता है, पीटी डायग्राम में कैसे निकलता है। डेल्टा क्यू के बारे में भी बताए कि जिस प्रोसेस में आपको डेल्टा क्यू चाहिए उसी प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब यानी कि जैसा प्रोसेस, यहाँ भी जैसा प्रोसेस वैसा वर्क, यहाँ भी जैसा प्रोसेस वैसा हीट सप्लाई, लेकिन यहाँ पर वो बात अप्लीकेबल है, कोई भी प्रोसेस लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही लगेगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार फिर से, तुम जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट को खाली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट। अब तुम किसी भी रास्ते से चल करके जाओ, हर केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट सेम होगा कि नहीं। इसका मतलब है कि 1000 लड़का अगर 1000 अलग अलग रास्ते से होकर के जाए, लेकिन सारा का सारा लड़का एक ही जगह से चलता है और एक ही जगह पे पहुंचता है, तो हम सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम कहेंगे। और अगर सबके लिए डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ तो सब लड़का के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम हुआ कि नहीं। तो अलग अलग रास्ता जो लड़का पकड़ा है वो अलग अलग प्रोसेस है, तो चाहे जैसा भी प्रोसेस हो, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम। तो जैसा भी प्रोसेस हो का मतलब क्या हुआ, आइसोथर्मल हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, एडियाबैटिक हो, पॉलीट्रॉपिक हो, और इसके अलावा जितना आपको समझ में आता है, जितना प्रोसेस हो, सारे प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यही लगेगा। क्यों?
क्योंकि इसको रास्ता से मतलब है, आप किसी भी रास्ते से जाइए, आपका डिस्प्लेसमेंट सेम तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम। खाली कितना उनकी जगह पे यहाँ पे लिख लेना है, एज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। नेक्स्ट लाइन में लिखो वहां पर, एज इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, as it depends on temperature only, which is state function, which is state function, comma change in internal energy, change in internal energy will be same for all the processes change in internal energy will be same for all the processes given by above formula. अब लिखेंगे फिर से नीचे में, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जो सीके है ना उसको हम लोग सीपी मान लेते हैं, लिट देयरफॉर डेल्टा क्यू आइसोबारिक बराबर एम सीपी डेल्टा टी। अब जो है डेल्टा क्यू का बात हो गया, डेल्टा क्यू आइसोपोरिक पढ़ा है, आइसोबारिक पढ़ा है, और बाकी किसी भी प्रोसेस के लिए निकालना हो तो सीके खोजिए, वो क्वेश्चन में खोजना आपका काम है, आप निकाल सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में जो बात बताया कि हर प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का यही फॉर्मूला लगेगा, उसके बारे में एक बात और बताना है कि अलग अलग वेराइटी ऑफ गैस के लिए सीवी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो यहाँ से जो है ना ये चैप्टर थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जाता है। हम लोग को आईटी में अगर फिजिक्स में देखा जाए ना तो उसके सिलेबस में कहीं भी केटीजी नहीं लिखा हुआ है, बस खाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा हुआ है। तो उसका मतलब है कि अलग से हम लोग केटीजी तो नहीं पढ़ेंगे, वो जो आप केमिस्ट्री में पढ़ने का मोर देन इनफ है, एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, आरएमएस स्पीड वगैरह है। लेकिन उसका जो एक पार्ट पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक गैस का जो अलग अलग होता है ना, और उसमें कुछ एजम्पशंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वो पढ़ेंगे। प्रेशर वगैरह का फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया होगा तुम लोग वहाँ पे, भले डेरिवेशन अगर नहीं भी किया है वहाँ तो ऐसे भी तुमको कोई डेरिवेशन का जरूरत नहीं है। डेरिवेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से निकल जाता है इजिली, हम लोग को उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इंटरनल एनर्जी के बारे में लिखो हम लोग यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी अब देख लो इसको, इंटरनल एनर्जी को एक लाइन में थोड़ा समझ लो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग एक है उसमें एजम्पशंस मेड इन इंटरनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टू मेक ए रियल गैस, टू कन्वर्ट ए रियल गैस इनटू एन आइडियल गैस, समझा? तो किस किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने से वो गैस आइडियल होगा या आइडियल की तरफ जाएगा, उसमें कुछ एजम्पशंस है, 6, 7, 5, 6 एजम्पशंस है। उसमें एक एजम्पशन है कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोई अधेसिव और कोहेसिव फोर्स नहीं लगता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जब दो बॉडी एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है ना और एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन दिया जाता है। जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ते होंगे दोनों, -G(m1m2/r), तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे इंफिनिटी पर हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काम नहीं करेगा, क्योंकि 1/r का वैल्यू 0 हो जाएगा इंफिनिटी होने की वजह से।
तो उसी तरीके से जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत नजदीक आता है तो कोहेसिव और अधेसिव फोर्स लगता है जो अट्रैक्टिव नेचर का है, उसके वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो तो एक दूसरे का अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो समझ जाइए कि हम लोग ये जो रूम है ना, इसी को मान लें कि ये गैसियस सिस्टम है और इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल है। ग्रेविटी फ्री स्पेस इमेजिन कीजिए और मान लो कि बहुत सारा मान लें कहीं पे वो कोई पत्थर वगैरह है, कोई पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा वगैरह है, वो अलग अलग शेप का है। कोई टुकड़ा कैसा, कोई टुकड़ा हो सकता है कोई पॉइंट मास के जैसा हो, कोई रड के जैसा है, कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है लाइक दैट। या गैसियस मॉलिक्यूल को ही मानिए कि इस रूम में ग्रेविटी फ्री स्पेस में गैसियस मॉलिक्यूल अलग अलग शेप का है और हवा में तैर रहा है। तो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के नजदीक इतना आता ही नहीं है कि उसमें बीच में अट्रैक्शन लगे और कुछ पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो। तो पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया गया और फिर गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में जो कोलाइड करता है या दीवार के साथ जो कोलाइड करता है उसको भी इलास्टिक माना गया है, इसलिए उसके कोलिजन में किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता है। और गैसियस मॉलिक्यूल बहुत तेज स्पीड से लगभग 10,000 मीटर पर सेकंड का स्पीड होता है। तो इतनी तेज स्पीड से मूव करने की वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है और उसका वैल्यू इस्टेब्लिश किया गया वो 3/2 kT के बराबर होता है। किसी एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT, यानी वो टेम्परेचर में डिपेंड करता है। तो अगर हम किसी गैसियस सिस्टम को गर्म करते हैं ना तो उसका जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हवा में इधर उधर भाग रहा था वो अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेता है। तो गैसियस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। और अगर गैस को ठंडा करेंगे तो उसका स्पीड घटेगा। तो स्पीड √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है तो, है कि नहीं। तो हम मान लो कि गैस को डिफरेंट फॉर्म में और भी किसी डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी होता होगा। जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो आपस में एक बॉन्ड बनाया हुआ है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता होगा, फिर उसके अंदर कुछ बाइंडेड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी है। तो उन सब की किसी भी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, बस सिर्फ काइनेटिक एनर्जी उसका वेरी करता है। जैसे मान लीजिए कि हम ही लोग गैसियस मॉलिक्यूल, तो हर लड़के का अपना अपना शेप है, अपना अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो और हम लोग मान लो कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में है और हम लोग ऐसे इधर से उधर से ऐसे घूम के पलट के इधर उधर रूम में चक्कर लगा रहे हैं और दीवार से भी टक्कर होता है और हम लोग आपस में भी टक्कर होता है। बहुत तेज स्पीड से भाग रहे हैं और एक दूसरे से टक्कर लगाने के दौरान हम लोग का कभी ऐसे टकराए तो टक्कर लग के कोई किसी का रोलिंग या किसी का रोटेशन का सेंस चेंज कर जाता है, एक्सिस चेंज करता है। एक सेकंड में करोड़ों करोड़ टक्कर ऐसा हो रहा है मान लो। तो हम लोगों का जो शेप है वो शेप हम लोगों का चेंज नहीं करेगा। हम दोनों के बीच में आपस में किसी तरीके का अट्रैक्शन नहीं लगने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। हमारे अंदर जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस है, उसका अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज सिर्फ उसके स्पीड में आता है। इसीलिए चैप्टर का ही नाम है काइनेटिक थ्योरी, यानी मोशन से रिलेटेड थ्योरी है। गैस को आइडियलाइज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसके काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है। आप हीट एनर्जी दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, हीट एनर्जी लीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। उसी के हिसाब से उसका टेम्परेचर भी चेंज करता रहता है। समझा? तो अगर इतना बात समझा है तो अब देखो कि पूरे गैसेस सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिया गया है और वो सारे मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कितनी चीजों पर डिपेंड कर सकता है। देखो यू का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, NCV/T। CV का एक फॉर्मूला होता है 1/2 FR × T। ये एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखो ये सारी बातें क्यों आई है इंटरनल एनर्जी में। n का वैल्यू देखो, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा पूरे गैसेस का जो समेशन होगा काइनेटिक एनर्जी का वो इंक्रीज करता जाएगा। 10 लड़का है, हर लड़का को एनर्जी 10-10 जूल है, तो सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी 100 जूल हो गया। और अगर 1000 लड़का है तो 10,000 जूल हो जाएगा। तो जितना नंबर ऑफ काउंटिंग्स मॉलिक्यूल्स का होगा काइनेटिक एनर्जी का सम उतना ज्यादा होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। इसलिए इंटरनल एनर्जी n पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा तो जैसे हम लोग को भी गर्म लगता है तो हम लोग ज्यादा तेजी से भागने लगेंगे इधर उधर। दूसरी तरीके से गैस भी गर्म होता है तो वो तेज कर लेता है अपने काइनेटिक एनर्जी को, इसलिए इंटरनल एनर्जी उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे चेंज करता है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या बात हुआ
तो तुम लोग वर्क एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा और रोटेशनल चैप्टर में भी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा। तो वर्क एनर्जी में हम लोग पॉइंट मास लेते थे, पॉइंट मास को सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन जब हम लोग रोटेशन में आए तो हम लोग सीखे इसमें ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और डिफरेंट डिफरेंट शेप के बॉडी का ओमेगा अलग अलग होता है। इसका मतलब सेम एंगुलर वेलोसिटी से रड को रोटेट करा दीजिए, रिंग को रोटेट करा दीजिए, स्फीयर है, सिलेंडर है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग बताए ना कि जैसे मान लो हम ही लोग गैसेस मॉलिक्यूल है, तो ठीक उसी तरीके से इमेजिन करो कि इस रूम के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल को तुम देख पा रहे हो, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से गैसेस मॉलिक्यूल को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला, ऐसा गैसेस मॉलिक्यूल जिसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम होता है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो जैसे हीलियम है, नियम है, इनर्ट गैसेस है। तो हीलियम को एक पॉइंट मास माना जाता है, तो पॉइंट मास को सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन उस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को 3 पार्ट में बांट लिया गया। कारण कि आप कहोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर होता है, आप इसको रिजॉल्व करने का बात क्यों कर रहे हैं? तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स इतना ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन करता है दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरह कि अपने वेलोसिटी को एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में बहुत रैंडमली चेंज करता है। इसीलिए कहा गया कि 3 डिफरेंट जो फ्रीडम है इसको एक्सिस के लॉ मूव करने की वजह से हम इसको 3 काइनेटिक एनर्जी मान लेंगे। तो देखो, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3। क्यों? इसको पॉइंट मास के जैसा मानोगे। पॉइंट मास को एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी और जेड एक्सिस की तरफ वेलोसिटी। तो इधर है Vx, इधर है Vy और इधर है Vz। ठीक है, तो इसके लिए बोलो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3, और Cv का फॉर्मूला है 1/2 Fr, तो F का वैल्यू 3 डालोगे तो 3/2 और आ जाएगा, और Cp का वैल्यू Cv + R होता है, मालूम है ना? तो ये हो जाएगा कितना? तो गामा का वैल्यू बोलो, Cp/Cv का वैल्यू आएगा 5/3। मोनो एटॉमिक को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना याद रखोगे? 3। अब डाई एटॉमिक गैस देखो, डाई एटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता है। मान लो ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये दोनों मिल के H2 गैस बनाता है। तो इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, इस तरफ x एक्सिस है, इस तरफ y एक्सिस है, और बाहर की तरफ z एक्सिस है। तो y एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² + mr² कर दोगे, और एंगुलर वेलोसिटी i ओमेगा होने की वजह से हाफ i ओमेगा स्क्वायर y एक्सिस। ये रहा z एक्सिस, मार्कर देखो z एक्सिस है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² + mr²। तो इसके अबाउट भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i होगा। लेकिन बोलो z एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माना जाएगा? 0। काहे कि ये दोनों पार्टिकल एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, एक्सिस पर लाई करने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ठीक याद है? किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr²। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो अब अगर एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसलिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को शामिल नहीं करेंगे। तो 2 एक्सिस के अबाउट हो गया रोटेशनल, और तीनों एक्सिस के अबाउट हो गया ट्रांसलेशनल। तो जो डाई एटॉमिक गैस है उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो टोटल वैल्यू 5। तो अगर F का वैल्यू 5 है तो Cv का वैल्यू 5/2r, और Cp का वैल्यू उसमें एक और जोड़ देगा तो 7/2r। तो गामा का वैल्यू 7/3। केमिस्ट्री में पढ़ाई नहीं है क्या? पढ़ा है ना? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो, फिर लिखो अकॉर्डिंग टू assumptions made in KTG, यानी kinetic theory of gases, according to assumptions made in KTG, internal energy of gas is due to internal energy of gas is due to motion of gaseous molecules only,
which is motion of gaseous molecules only, which is in form of kinetic energy. Which is in form of kinetic energy. फुल स्टॉप लिखेंगे. Hence, it is defined as U बराबर n CV into T, where CV is equal to 1/2 FR. नीचे लिख लेना F is equal to degree of freedom. F is equal to degree of freedom. Therefore, U is equal to N into 1/2 FR into T. इसको भी बॉक्स में डाल दो. फिर उसके नीचे लिख लेना F depends on structure of gaseous molecule. Structure of gaseous molecule. For example, first में लिख लेना for monoatomic gas. For monoatomic gas लिख लेंगे it has only translational kinetic energy. Therefore, F is equal to three. Therefore, CV is equal to 1/2 into 3R. But CP is equal to CV plus R is equal to 5/2. Gamma is equal to CP by CV is equal to 5/3. सेकेंड में कर लो फॉर डाइएटॉमिक गैस. आप एक ऐसा फिगर बना दीजिए डायग्राम में. फिगर बनाओ जल्दी, लिख लेंगे फिर. रोटेशनल एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस इज नेग्लेक्टेड. Hence, F बराबर 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल इज इक्वल टू 5. Therefore, CV is equal to 5/2R, CP is equal to 7/2R, and gamma is equal to CP by CV is equal to 7/5. थर्ड भी लिख लेंगे. और ट्राइएटॉमिक गैस F बराबर 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल बराबर 6. देयरफॉर CV बराबर 3R
4/3। एक और लाइन लिख लिया जाए, CP, क्या ऐसे कर लो, CP एंड गामा फॉर गैसियस मिक्सर। लिख लेंगे हम लोग CP मिक्सर। इसका डेफिनेशन याद है, N1CP1 प्लस N2CP2 बाई N1 प्लस N2। फिर लिख लो CP मिक्सर we have CP minus CP बराबर R and CP by CP बराबर गामा from 1 and 2। CP बराबर R by गामा माइनस 1 and CP बराबर गामा R by गामा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला ठीक है। कचरा बना के रखा है कचरा बना के रखा इसका आंसर
करते हैं, बोरिंग रोड में उड़ाते हैं। मेरा टेम्पर का फ़ोन चलाने का मज़ा है कुछ और है। मेरा टेम्पर का फ़ोन चलाने का मज़ा है कुछ और है। मस्त चलता है लेकिन। इसको कैमरा में देखो सीभी मिक्सर N1 CV1 क्या पहला गैस जो हीलियम है ये मोनोएटॉमिक होता है, तो उसके लिए CV का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 3/2। तो दूसरा जो 4 है उसके लिए CV का वैल्यू हो जाएगा 5/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कितना है इसका वैल्यू 13R/। सीपी मिक्सर अगर निकालना हो तो आपको अलग से कुछ निकालने का जरूरत नहीं है, ये सीपी मिक्सर में फिर R से जोड़ देंगे तो 19/6R के बराबर निकल के आ जाएगा। एंड गामा इक्वल टू CP/CP 19/6।
इंडिया वर्क डन का फॉर्मूला अगर आइसोबारिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो एन आर डेल्टा टी हम लोग यूज कर सकते हैं। दो आर का वैल्यू रखने दो, डेल्टा टी का वैल्यू 40 आर के बराबर हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी भी डेल्टा टी। दो फिर देखो नाइट्रोजन गैस का नाम ले लिया है, तो नाइट्रोजन गैस डाई एटॉमिक गैस होता है। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 होता है, तो 5/2 आर हो जाएगा। हाँ, सीवी का वैल्यू हो जाएगा 5/2 आर इंटू 2 100 आर। हाँ, अगर हम लोग चाहें तो डेल्टा के उन दोनों को जोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो सीधा सीधा एन सी पी डेल्टा टी भी लिख सकते हो। दो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 7/2 आर इंटू 20 दैट इज 140 आर के बराबर। Internal energy of a gas varies as 1.5 kV. Find heat required to increase temperature of 2 mole of gas by 40 degrees centigrade at constant pressure. ये माइक कितना खेले हैं। बाप रे 4.5 घंटा।
निकल गया सबका? आया? किसी का नहीं आया? 80 आप देख लेते हैं। बोलो डेल्टा क्यू का क्या फॉर्मूला? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू पता है? तो गिवन u का वैल्यू 1.5 pv के बराबर है। देयरफॉर अगर डेल्टा u निकालते हो तो 1.5 p गुना डेल्टा v ऐसा लिखेंगे। इसको डिफरेंशिएट किए ना हम, तो यहाँ पर pv को डिफरेंशिएट करेंगे तो uv के फॉर्म में डिफरेंशिएट नहीं किया गया, uv मेथड से डिफरेंशिएट नहीं किया गया, p को कांस्टेंट रखते हुए खाली वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया गया। क्या मतलब? प्रेशर कांस्टेंट। क्या प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना, खाली वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेगा क्योंकि p इज कांस्टेंट। देखो क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएशन में क्यों पार्टिसिपेट करोगे? एंड W का वैल्यू P डेल्टा V होता है बच्चा। देयरफॉर डेल्टा Q का वैल्यू निकालोगे तो 1.5 P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V बराबर 2.5 P डेल्टा V बराबर 2.5 NR डेल्टा T। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। सब कहानी उसी से हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे यार, पीवी को एनआरटी लिख देते ना तो ये 1.5 एनआरटी हो जाता और डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू एनआर डेल्टा टी होता ही है, तो डायरेक्ट आ जाता। 2.5 गुना 2 गुना आर गुना 40 200 आर 200 200 आर ठीक। इसका DTS 1 जो है वो सिर्फ KTG पे है, उससे सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। वो नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में याद करके डिस्कस करवा लेना। 3-4 क्वेश्चन उसका फंस सकता है किसी को अगर याद नहीं है फॉर्मूला, तो नेक्स्ट क्लास में हमारे आते ही आप डिस्कस करवा लीजिएगा। और DTS 2 के लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, एक क्लास और मेरा होगा उसके बाद DTS 2, 3, 4 सब बन जाएगा और लास्ट क्लास में इसका सारा बन जाएगा, 5वां भी बन जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा करवा दिए तो 2 घंटे में खत्म कर दिया। नहीं भाई इसका वो है मान ले तो कुछ बस लिखा डेल्टा यू का वैल्यू हमको पता है और उस पे लगा देंगे ऐसे डेल्टा यू तो पता है लेकिन उसको हो जाएगा करने के लिए। भाई तुम कंप्लेन नहीं करोगे? कंप्लेन नहीं करोगे?